गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले आपको जो एक ऐड दिखाई दे रहा है श्री करनी फ़ोटोकॉपी एंड स्टेशनरी का, तो मैं आपको बता दूं कि जनरली मैं अपनी जितनी भी पीडीएफ्स होती है वो सारी की सारी यहीं से फ़ोटोकॉपी करवाती हूँ। ठीक है, ये मेरा बीकानेर का मतलब एक पॉइंट है जहाँ से मैं मतलब पुलिस लाइन चौराहा है वहाँ से मैं करवाती हूँ। बहुत ही अच्छे दाम में होता है। तो अगर आप कोई भी बीकानेर के भाई बहन हो, अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ्स है ना, आपको उसकी हार्ड कॉपी बनवानी है तो आप यहाँ बेझिझक जा सकते हैं, आपको वाजिब दाम में फ़ोटोकॉपी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने अपने जो राजस्थान अध्ययन की जो गवर्नमेंट के एनसीईआरटी की जो बुक्स है 6 to 9th, वो मैंने प्रिंट करवाया था। तो पहली बात तो क्या है कि ये व्लॉग मैंने इसके लिए, वैसे तो मैंने छोटा सा बस इसके लिए बनाया, बाकी अपने पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो आज हम क्या करेंगे कि ये जो राजस्थान अध्ययन है उसका जो 9th क्लास की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 9th क्लास के अंदर क्या क्या कंटेंट है जो आपके रीड के अंदर आते हैं। 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, प्रमुख किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, जागृति और प्रजामंडल, एकीकरण, शौर्य परंपरा, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे रीट में, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी राजस्थान से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो बस आज हम इसी का ही फर्स्ट चैप्टर है 1857 की क्रांति, वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति। मैंने जो जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं मैंने उसको हाईलाइट कर लिया है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप भी उसको खोल कर हाईलाइट कर सकते हैं साथ में, वरना आप इनको पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो जनरली आप सबको पता है क्यों हुई थी, कि हमारे राजस्थान के अंदर जो ये, एक तो पहली बात तो सैनिकों की क्रांति थी और इसके अंदर जनजात मतलब जो हमारे जो लोग थे, जनता थी, उस वो भी इन्वॉल्व हुई थी इस क्रांति के अंदर, है ना। और इसका जो मेन जो रीज़न था क्रांति का वो ये था कि यहाँ के जो सामंत थे, है ना, उनके अधिकार छीन लिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, है ना। राजा भी क्या हो गए थे, लगभग राजा अधीन हो गए थे अंग्रेज़ों के, है ना। तो सब एक हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का बोलबाला बहुत ज़्यादा था, तो उनको हटाने के लिए ये जो पहली क्रांति वो शुरू हुई थी। वैसे तो जनरली हम स्वतंत्रता की जो क्रांति है वो हम किसे मानते हैं, हम मानते हैं 1947 1947 को हम मानते हैं कि हम उस समय अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था हमारा भारत। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान हमारे पूरे कहेंगे कि जो प्रयास है ना पूरा भारत में, है ना, हमारे इस भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने का, वो 1857 की क्रांति ही है। यह एक चिंगारी है जिसने क्या किया था, 1947 की क्रांति को सफल बनाया था। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये क्रांति इतनी सफल नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन भले ही ये सफल ना हो, लेकिन इस क्रांति ने एक चिंगारी ज़रूर जला दी थी हमारे देशभक्तों के मन में, हृदय में, कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है। और यहाँ पे अंग्रेज़ों को पता तो चल गया था कि अगर ये सभी एकजुट हो गए, ये भारतीय एकजुट हो गए, तो ये हमें यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो यहीं से उन्होंने डिवाइड एंड रूल को फॉलो कर दिया। हिंदू मुस्लिम सबको अलग अलग करना, मतलब हर तरीके से, मतलब सभी को अलग अलग बांट कर हमारे पूरे, आप देखेंगे कि इंडिया के ऊपर राज किया था, है ना। तो यही आपको थोड़ी सी झलक जो डिवाइड एंड रूल वाली है ना, यही आपको हमारे अब जो राजस्थान के प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि हमारे जो राजा थे वो सारे अलग अलग थे। अगर वो एकजुट हो जाते अंग्रेज़ों के विरुद्ध तो हो सकता है कि ये क्रांति सफल हो जाती और उसी समय हम मुक्त हो सकते थे अंग्रेज़ों से। लेकिन हमारे जो राजा थे वो एकजुट ना हो पाए, उनमें कहते हैं ना कि वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे, है ना। तो इस वजह से नहीं हो पाया ये सब संभव। तो आज बस हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं। तो 1857 की जो क्रांति है वो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि जब मुग़ल थे तो उसके कुछ समय बाद ही 17वीं शताब्दी के पास में आप देखेंगे कि मराठाओं का जो आगमन है वो राजस्थान में शुरू हो गया था। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे मई 1711, है ना, 1711 के अंदर
मराठाओं ने राजस्थान के अंदर सबसे पहले मंदसौर के निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र है वहाँ से धन एकत्रित करना शुरू कर दिया था। फिर 1724 में आप देखेंगे मराठाओं का जो आक्रमण है वो तेज हो गया था और अप्रैल 34 में बूंदी के जो राजा थे बुद्ध सिंह ने मराठाओं को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था ताकि वो वहाँ से बूंदी से कि जो राजगद्दी है यहाँ से दरियल सिंह को गद्दी से हटाकर खुद वहाँ बैठ सके। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मराठाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप में सबसे पहले कौन से शासक ने बुलाया था या फिर कौन सी रियासत ने बुलाया था, तो हम कह सकते हैं बूंदी रियासत ने बुलाया था और बुद्ध सिंह ने बुलाया था। बू से बूंदी और बू से बुद्ध सिंह। ठीक है, फिर बात करते हैं 1735 में आप देखेंगे मराठाओं ने मालवा पे अधिकार कर लिया था। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर भी वो धन लेना इकट्ठे हो गए थे। लेकिन ठीक है, और यहाँ तक मतलब संतुष्ट थे, लेते रहे। ठीक है, लेकिन फिर मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मराठाओं ने राजाओं के अलावा वहाँ के जो सेठ साहूकार थे उनको भी लूटने लगे, है ना। फिर नादिर शाह का आक्रमण की बात आती है तो नादिर शाह के आक्रमण के समय भी हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया था मराठाओं ने। ऐसे हम नहीं कह सकते कि मराठाओं ने बहुत गलत किया, नहीं, मराठाओं ने बहुत हेल्प की थी हमारी। बस इतना है कि वो अपना स्वराज्य बनाने के लिए थोड़ा बहुत धन एकत्रित करते थे राजाओं से, है ना। ये भी आप कह सकते हैं कि हमारे साथ ही थे वैसे तो यहाँ पे नादिर शाह के आक्रमण के समय इन्होंने क्या कर लिया, हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं से धन एकत्रित करना स्टार्ट कर लिया। मतलब उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, सब एक साथ हो जाएं और हम क्या करेंगे, मुगलों के खिलाफ हम क्या करेंगे, मतलब उनके अगेंस्ट जाके हम अपना हिंदू स्वराज्य स्थापित करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शाह जो थे ना, शाहू जी, उन्होंने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में किस प्रकार का कर लेने का आदेश दिया था, तो आप देख सकते हैं चौथ और सरदेशमुखी कर। ठीक है, फिर 1732 की बात करें तो सवाई जय सिंह जो मालवा के सूबेदार थे उन्होंने उनको क्या है, मराठाओं ने घेर लिया और आखिरकार जय सिंह को 28 परगने मराठाओं को देने पड़े। ठीक है, अब जो मराठाओं को जो हस्तक्षेप बढ़ रहा था उस हस्तक्षेप की वजह से जय सिंह और जो अन्य राजपूत राजाएं हैं उनमें ये हो गया कि भाई हमें इनको मराठाओं को यहाँ से निकालना पड़ेगा वरना ये तो हमसे धन एकत्रित कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मराठा थे आप मतलब उनका जो धन एकत्रित करने का जो था ना वो, है ना, वो लालच, वो इकट्ठा मतलब वो बहुत बढ़ता गया, है ना। तो अब धन के बजाय वो शक्ति का प्रयोग करने लग गए, जिससे क्या है कि मराठाओं से क्या गए, प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का निश्चय कर लिया था उन्होंने। पहले तो उनको लगा कि चलो धन देते रहेंगे हम मराठाओं को, तो क्या पता वो हमारे राजस्थान में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन अब धन तो खत्म होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, सभी जो रियासतें थी उन्होंने एकत्रित होकर क्या किया, मराठाओं को भगाने के लिए मतलब एक सम्मेलन का आयोजन किया था 1734 के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी जो डेट है वो बहुत पूछी जाती है, 17 जुलाई 1734। ठीक है, इसमें एक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे और कौन कौन सी रियासतें एकत्रित हुई थी, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके अंदर इस सम्मेलन को हुडा सम्मेलन कहा जाता है, एक हुडा नामक स्थान पर हुआ था ये। ठीक है, इसमें वर्षा ऋतु के इसके अनुसार जो जितने भी शासक है वो विपत्ति के समय एक दूसरे का सहायता देंगे और वर्षा ऋतु के बाद मराठाओं के विरुद्ध रामपुरा नामक स्थान पर एकत्रित होंगी। ठीक है, अब इस संधि में क्या लिखा था, इसमें था कि कोई भी राजा किसी भी दूसरे राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय नहीं देंगे, ना शरण देंगे। ठीक है, लेकिन इस पूरे आप देखेंगे संधि का कोई अच्छा वांछित परिणाम नहीं निकला। क्यों? क्योंकि सभी रियासतों में बहुत आपसी द्वेष था, सभी आपस से लड़े हुए थे और सब में नेतृत्व का अभाव था, स्वार्थी नीतियाँ थी। तो इस वजह से ये जो सम्मेलन था वो सफल न हो पाया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जय सिंह ने क्या किया, मराठाओं और मुगल सम्राट में समझौता करवाना चाहा लेकिन वो सफल नहीं रहा। आखिरकार आप देखेंगे कि 1738 में मुगल साम्राज्य की ओर से निजाम ने क्या किया था, दूरसराय की संधि की थी और इसमें मराठाओं को मालवा का सूबेदार बना दिया गया और 50 लाख रुपए दिए गए। 1742 में मराठाओं ने
मारवाड़ के अंदर एंटर होकर प्रवेश होकर सोजत, रायपुर, जैतारन परगनाओं से चौथ वसूलना शुरू कर दिया। और 1787 ने राजपूतों को तुंगा नामक स्थान पर मराठाओं से को परास्त कर दिया था उन्होंने, राजपूतों ने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1711 से 1787 तक जो मराठे थे उनका जो प्रवेश था, उनका जो बोलबाला था वो बहुत रहा था राजस्थान के इनमें। फिर 1791 की बात करें तो अंबाजी इंगले ने क्या किया था, मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी हेल्प की थी। ठीक है, फिर 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। इसके बाद ये जो प्रमुख लाइन है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फिर 1793 से 1813 तक जोधपुर की अव्यवस्था थी, है ना। जोधपुर के अंदर मतलब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तो अव्यवस्था चली थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष कब से कब चला, तो 1793 से 1813 तक। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सबसे पहले जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अंग्रेजों से मित्रता की इच्छा प्रकट की थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अब भाई मित्रता हो गई तो अंग्रेज़ों ने भी क्या कर लिया, एक संधि करने की इच्छा प्रकट कर ली कि भई हमें भी इन राजपूतों से संधि कर लेनी चाहिए। तो 1803 से संधि शुरू हो गई थी और अंग्रेज़ों के और इनके मध्य, राजाओं के मध्य महत्वपूर्ण संधि स्टार्ट हो गया था। तो इनकी संधि में ये लिखा गया था कि भैया दोनों ही एक दूसरे के प्रति मित्रतापूर्वक रखेंगे, किसी प्रकार से राज्य से खिराज नहीं लेंगे, आंतरिक मामले के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं देंगे, सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा और जो कोई भी विवाद होगा राज्य में वो भी कंपनी की सहायता से ही सुलझाया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि जो अलवर है, भरतपुर है, जयपुर, जोधपुर, इन सभी ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। और 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना दिया गया था। फाइनली क्या हुआ, 5 नवंबर 1817 में होलकर ने एक नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि का अधिकार प्राप्त कर लिया था। होलकर ने क्या किया, एक नई संधि कर ली जिससे अब वो राजस्थान के राज्य के साथ जो संधि कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि क्रांति के समय जितनी भी रियासतें थी उनके राजा कौन कौन थे, तो वो भी पेपर में पूछ लिया जाता है। आप देखेंगे इसमें कोटा के अंदर राम सिंह थे। अच्छा, 3 चीज़ ध्यान रखना, कोटा, जयपुर और बूंदी, तीनों में राम सिंह थे। बस जयपुर के अंदर राम सिंह द्वितीय थे, जबकि कोटा और बूंदी में राम सिंह। फिर जोधपुर में तख्त सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, सिरोही में शिव सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली में मदन पाल, टोंक में नवाज वजरुद्दौला, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर में रंजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर में उदय सिंह। ये कुछ राजाएं थे, पेपर में पूछा जाता है तो आप इनको एक बार देख लेना। फिर हम बात करते हैं ये जो संधि हुई थी 1857 की, सॉरी 1803 वाली है ना, इस संधि की बात करें तो सबसे अंत में जो साइन किया था ना 1818 की, जिसे संधि कहा जाता है, इसमें सबसे एंड में सिरोही ने किया था। तो लगभग आप देखेंगे 1817 से लेकर 1823 में राजस्थान के जितने भी कहेंगे कि शासक थे उन्होंने संधि पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया था। और 19वीं सदी में आप देखेंगे कि आरंभ में कितनी रियासतें पेपर में पूछा जा सकता है, तो 20 रियासतें थी, जिसमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक थे। ठीक है, अब संधि पत्र में क्या क्या शर्तें थी ये देख लीजिए शर्तें आप। पहले तो कि अंग्रेज की सुपीरियर समझेंगे अंग्रेज़ों को, ठीक है, इनके ऊपर काम करेंगे। अंग्रेज ने क्या कर लिया कि इनकी जो राजाओं का वंशानुगत जो राज्य अधिकार है वो स्वीकार कर लिया। किसी भी बाहरी प्रकार की जो आक्रमण होता है तो उसमें राज्य की सुरक्षा करने का अधिकार अंग्रेजों का रहेगा। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता करेंगे। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रहेगा जो वहाँ, और वो उसके राज्य कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटिश संरक्षण के बदले वह शासकों को क्या करना पड़ेगा, अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी और किसी प्रकार के विवाद के अंदर अंग्रेजों की हेल्प से सुलझाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आप देखेंगे कि राजाओं को अपनी सैनिक जो सहायता है वो अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। इसके अलावा अंग्रेजों को वार्षिक खिराज भी देने का रखा गया है इसमें कि संधियों के अलग अलग राज्य हैं उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उनको
खिराज देनी पड़ेगी। खिराज जो है वो एकदम मराठा जो खिराज वसूलते थे सेम उसी बेस पर खिराज रखा गया है। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि कंपनी जो खिराज वसूल रही है उससे प्रत्येक राज्यों की जो शासक हैं उनकी क्या होने लग गई कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लग गई। पॉलिटिकल एजेंट थे वो भी आप देखेंगे ऊपर संधि में लिखा था कि वो किसी प्रकार के राज्यों के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हस्तक्षेप करने लग गए। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो राजा है वो वहाँ का एकदम उदासीन हो गया, क्योंकि सारे काम तो अंग्रेज करने लग गए, तो राजा उदासीन हो गया। और क्या हुआ कि एक तरह से हम कहें ना तानाशाही हो गया था पूरा, है ना, तानाशाही स्थापित हो गई थी। और खर्चे भी मतलब एक्स्ट्रा खर्चे भी उनके ऊपर मतलब शासकों के ऊपर थोप दिए जाते थे समय समय पर। और शासक किससे वसूलते थे? जनता से। तो सीधी सी बात है, जनता में रोष तो उत्पन्न होना ही है ना। दबता कौन था? जनता दबती थी। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे नमक उत्पादन का जो क्षेत्र है सांभर झील और अफीम उत्पादन मेवाड़ का, वो भी अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया, है ना, अपना एकाधिकार समझ लिया कि हम ही इसके ऊपर अपनी आमदनी करेंगे। और जो सैनिक टुकड़ियों के जो खर्चे थे वो भी किसको देना पड़ता था? राज्यों को देना पड़ता था। अच्छा, अब जो सामंतों को जो सैनिक सेवा दी जाती थी उसके बदले पहले तो क्या करते थे कि जो सैनिक सेवा है वो सामंत अपने पास सैनिक रखते थे, और अगर अंग्रेजों को सैनिक की आवश्यकता होती थी तो सामंत अपने सैनिक सेवा भेजते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि उनको बोल दिया कि आप अपनी सैनिक सेवा हमें मत दीजिए, इनके बदले आप हमें नकद दे दिया करें। तो उनसे वसूलने लग गए। भाई देखो, एक कहते हैं ना चार्ट चलता है। अंग्रेज है वो राजाओं को बोलते थे, राजा सामंत, और सामंत जनता से लूटती थी, है ना। तो कुल मिलाकर फंसता कौन था? जनता। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया? डूंगरपुर के देखो, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरनल अफेयर्स में, उत्तराधिकारी संघर्ष में किस प्रकार अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे, है ना। एक इसमें था कि भाई अंग्रेजों ने इस संधि पे हस्ताक्षर, ये एक शर्त रखी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम आपके राज्य के जो राजा है उसके जो वंश है उसी को ही वहाँ का राजा बनाएंगे, था ना ये। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मतलब जो शर्त है उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने डूंगरपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह, उसको गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के राजा के पोते दलपत सिंह को वहाँ बना दिया। इसी प्रकार जयपुर की राजमाता भटियानी को भी वहाँ पद से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने गुस्से में ब्लैक की हत्या कर दी, कैप्टन ब्लैक की। ठीक है, फिर कोटा के जो किशोर सिंह है उनके विरोध भी आप देखेंगे फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया गया। अलवर भरतपुर रियासत में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके वहाँ अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया। अब अवयस्क राजकुमार भाई क्यों बैठाया? भाई अवयस्क होंगे तो वो शासक नहीं चला पाएंगे। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी करके आप देखेंगे कि अलवर और भरतपुर के ऊपर राज किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया, है ना। अब आप देखते हैं कि प्रत्येक क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे अलग अलग रियासत में वो कौन कौन थे। कोटा में बर्टन, जोधपुर में मैकमेसन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में शावर्स, सिरोही में हॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी क्रांति के समय इस क्रांति को फैलाने का, इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किस किस ने योगदान दिया। तो कुछ कवियों ने भी अपना योगदान दिया था। कौन कौन से कवि थे? याद रखना, कवि बांकीदास, राघोदास, सांधु गंगा जी और सूर्यमल मिशन। ठीक है, इन कवियों ने अपना बड़ा योगदान दिया था इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। अब अंग्रेजों की अगर हम बात करें 1857 की क्रांति, इस समय अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। लगभग 5000 सैनिक थे, लेकिन किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं थे, लेकिन 30 अंग्रेज अधिकारी जरूर थे। तो सबसे पहले क्रांति की बात करें हम पढ़ते हैं कि मेरठ के अंदर सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी। जैसे ही मेरठ की क्रांति की सूचना राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई तो उन्होंने वहाँ क्या कर लिया, जितने भी देशी रियासत थे उनको निर्देश भेज दिया कि भैया वो अपने अपने क्रांतिकारियों को अपने अपने राज्य में घुसने ना दे, ताकि वहाँ विरोध उत्पन्न ना हो सके। और कठोर मतलब बन गए थे, कठोरता पूर्वक क्रांतिकारियों को दमन करना शुरू कर दिया। अगर पूछा जाए कि क्रांति कहाँ से शुरू हुई तो मेरठ से। राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई तो वो नसीराबाद से हुई थी। तो आप देखिए नसीराबाद की क्रांति। हाँ, तो क्रांति जो है ना वो नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी राजस्थान के अंदर। आप देख सकते हैं कि इसकी लगभग आप तारीख इसमें तो दे नहीं रखी है, लेकिन मैं तारीख बता देती हूँ। 28 आप देखेंगे 28 जून को स्टार्ट हुई थी।
28 मई को स्टार्ट हुई थी, है ना, 28 मई 1857 को। अब क्रांति में इस छावनी में कौन कौन सी बटालियन थी? 15वीं, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली मुंबई लॉन्सर्स। पेपर में आया हुआ है कि इनमें से कौन सी सैनिक टुकड़ी नसीराबाद में नहीं थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसने अजमेर के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, लेकिन अब अंग्रेजों को भाई संदेह था कि भैया ये विद्रोह कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ से इस सैनिक टुकड़ी को वहाँ से हटा दिया और नसीराबाद भेज दिया। तो अब सैनिकों में मन में आ गया कि भैया अंग्रेजों को तो हम पे भरोसा ही नहीं है ना। दूसरी बात, बाज़ारों के अंदर ये अफवाह फैल गई कि भैया अंग्रेज जो कारतूस लेके आए वो चर्बी वाले कारतूस हैं। इसके अलावा जितने भी भारतीय सैनिक थे उन पर कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, बाहर से यूरोपीय सेना और तोपें मंगवा ली। तो इन सब से ये तो मतलब हमारे सैनिकों में पता हो गया कि भैया अंग्रेज़ों को हम पे भरोसा तो नहीं है ना। तो 28 में आप देखेंगे, फिर 28 मई 1857 को ही 15वीं बंगाल जो नेटिव, याद रखना 15वीं बंगाल जो बटालियन थी नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने सैनिक के तोप खाने पर अधिकार कर लिया। मतलब यहाँ से क्रांति शुरू हो चुकी थी 28 मई 1857 को। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, शस्त्रागार को लूट लिया। मेजर जो स्पॉटिसवुड था, कर्नल न्यूबेरी था, उनको मार दिया। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए और यहाँ से लगभग 40 अंग्रेज भागकर ब्यावर चले गए, ब्यावर में शरण ले ली। फिर आप देखेंगे कि ये जो नसीराबाद में जो अंग्रेज ये जो हमारी सैनिक छावनी थी, है ना, सैनिक बटालियन थी, ये 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने एक गलती कर दी, ये दिल्ली चले गए। इसके बजाय अगर वो राजस्थान में जो अंग्रेज़ों का जो केंद्र था अजमेर, उसके ऊपर मतलब वहाँ जाके धावा बोलते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो लेकिन वो चलो दिल्ली चले गए। फिर आज बात करते हैं नीमच की बात करें तो नसीराबाद की सूचना जैसे ही नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को वहां के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। वहां की छावनियों को लूट लिया, सरकारी बंगलों को लूट लिया और लूटते हुए वो शाहपुरा चले गए। फिर ये क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा, फिर यह मतलब देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली चले गए। ठीक सॉरी। इसके बाद लॉरेंस ने क्या कर दिया, वहाँ के जो कप्तान है ना, स्टावर्स, उनको आदेश दिया कि वो कोटा, बूंदी और मेवाड़ में जितनी फौज है उनकी सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पे फिर से अधिकार कर लिया। तो फिर इसके बाद चलते हैं अपन एरनपुरा और आउवा की क्रांति। एरनपुरा की बात करें तो जोधपुर की सैनिक टुकड़ी थी वहाँ पे। क्रांति कब शुरू हुई? 21 अगस्त 1857 को। मारवाड़ के रास्ते से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिर वो पाली, फिर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से मिले। फिर आउवा के जो मतलब जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, है ना, वो बहुत बड़े, आप देख सकते हैं कि शक्तिशाली सामंत थे। उन्होंने भी क्या किया था कि इस 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर लेकिन अब ये जो आउवा के जो ठाकुर थे उन्होंने अंग्रेज़ों और जोधपुर के महाराजा, इन दोनों का अच्छा विरोध किया था और एक युद्ध लड़ा गया था। वो आप देखेंगे, ये देखिए जोधपुर के जो महाराजा थे उन्होंने, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे अच्छे से हाईलाइट कर लेना। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों के दमन के लिए आउवा भेजी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, अंग्रेजों का दमन नहीं है, ये क्रांतिकारियों का दमन था। ठीक है, तो पहला युद्ध हुआ था यहाँ पर, ये था 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, मे बी बिथोड़ा का युद्ध था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर आप ध्यान रखना, बिथोड़ा का युद्ध था जो कि 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज का विरोध किया था और उनको हरा भी दिया था। इस समय किलेदार जो अनार सिंह था उसको मार दिया गया और कुशल राज जो थे वो जान बचाकर यहाँ से भाग गए। फिर दूसरा जो युद्ध हुआ था लगभग 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसे गोरों कालों का युद्ध भी कहा जा सकता है ना। और इसमें लॉरेंस भी हार चुका था और क्रांतिकारियों यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। फिर आप देखेंगे जॉर्ज लॉरेंस जो हार गए थे तो वो उनसे सहन नहीं हुए, तो क्या हुआ कि ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा भेजी गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 जनवरी 1858 को होम्स ने आउवा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन और वो जीत भी गए और कुशाल सिंह यहाँ से भागकर सलूम्बर चले गए थे।
फिर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर भी लगभग जो सामंत थे वो अंग्रेजी सत्ता के विरोधी थे। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, इन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं के अधिकार को चुनौती देते हुए उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया और चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा दिया। तब जो कैप्टन सावर्स थे उन्होंने क्या कर लिया कि केसरी सिंह को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने महाराणा के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की तो उनको उनके जागीर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कोटा में। कोटा की क्रांति की बात करें तो कोटा की क्रांति का मुख्य मतलब जो रीज़न था वो ये था कि वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, उन्होंने कोटा के महाराव को ये सलाह दे दी कि भैया आपके फौज में कुछ अफसर ऐसे हैं जो वफादार नहीं हैं, तो आप उन्हें हमें हवाले कर दो, हम अपने आप उनको देख लेंगे। ठीक है, तो अब मतलब और वहाँ के ऐसा कहने पर क्या है कि राजाओं ने उनको उनके दे भी मतलब अंग्रेज़ों को सौंप दिया, जिसके तो इसमें कौन कौन थे वो अफसर? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। तो आप देख सकते हैं कि कोटा के अंदर जो क्रांति थी वो किसने स्टार्ट की थी? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल ने स्टार्ट की थी। कब की थी? 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन क्रांतिकारियों ने जो बर्टन है और उसके दोनों पुत्र हैं उनको मार दिया और महारावल को अपने ही महल में कैद कर लिया और क्रांतिकारियों ने उनसे ज़बरदस्ती एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। ठीक है, अब इस हस्ताक्षर में क्या कहा? इस हस्ताक्षर में ये लिखवाया गया कि भैया कुछ 9 शर्तें थी, जिसमें एक ये था कि जो बर्टन है मेजर बर्टन और उनके बेटों की हत्या महारावल के आदेश पर हुई है। लगभग क्रांतिकारियों ने 6 माह तक यहाँ पे महल पर अधिकार रखा, लेकिन फिर आप देखेंगे कि ये पॉइंट याद रखना, जो रॉबर्ट्स है मेजर H.G. रॉबर्ट्स है, उन्होंने नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचे और वहां पर क्रांतिकारियों के ऊपर हमला किया, क्रांतिकारियों को वहां से भगा दिया और उन क्रांतिकारियों के नेताओं को दंड दिया गया और उनको आप देखेंगे तोप से उड़ा दिया गया था। ये जो क्रांतिकारी जो है ये जो क्रांति है उसकी गूंज अलग अलग राज्यों में भी थी। तो आप देखेंगे कि भरतपुर के अंदर एजेंट मॉरिसन को भरतपुर जाने की सलाह दी गई। धौलपुर के अंदर बात करेंगे तो राव चंद्रसेन और हीरालाल के नेतृत्व में राजा के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया गया। जयपुर में शिव सिंह ने यह सलाह दी कि भैया हम एक काम करते हैं कि अंग्रेज़ों और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्वक संबंध बनाए रखें ना। फिर प्राइवेट सेक्रेटरी शिवदिन ने क्या किया कि महाराज पर अंग्रेज़ों के साथ देने के लिए जोर डाला। विलायत खान, मियाँ उस्मान खान, सादुल्ला खान मुग़ल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचने लगे। ठीक है, सादुल्ला खान को तो वहाँ से राज्य से निकाल दिया गया और बाकियों को जो हमारे मुग़ल सम्राट थे है ना, उनको क्या कर दिया? बंदी बना लिया गया। टोंक की बात करें तो टोंक में नवाबों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सेना थी उन्होंने नीमच के क्रांतिकारियों को आमंत्रित करके उनका साथ दिया था। फिर सलूम्बर के कोठारियों का योगदान की बात करें, पेपर में आता है कि सलूम्बर के जो राव केसरी सिंह थे और कोठारी के जो राव ज्योति सिंह थे, उन्होंने क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मारवाड़ के सामंतों की तरह ही मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति का भाग नहीं लिया, लेकिन सलूम्बर और कोठारियों के रावतों ने अपना यहाँ उन्हें शरण दी थी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि कोठारी ने क्या किया था? पेशवा नाना साहब थे और उनके परिवार को भी शरण दी थी। इसके अलावा नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? भारत का जो शासक है वो ब्रिटिश ताज को दे दिया यहाँ पर, और ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, इनकी ओर से भारत में सभी नरेशों को विशेष अधिकार दिए गए और उनको सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रांति है इसके असफल होने के क्या कारण है। सबसे पहला कारण यही था कि जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज के सामने झुक गए थे। दूसरा, जो विद्रोही थे है ना क्रांतिकारी, उनमें आपसी एकता नहीं थी, संपर्क का अभाव था। क्रांति अलग अलग समय हुई तो इस वजह से क्रांतिकारियों से निपटने का अंग्रेजों को एकदम समय मिल गया था। वो क्रांतिकारी अलग अलग समय होने की वजह से आराम से अंग्रेज के उनको दबा पाए। तांत्य तोपे को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। मेवाड़ के महाराणा, उन्होंने क्या किया? मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया नेतृत्व के लिए, लेकिन पत्र व्यवहार, जो जितने भी पत्र व्यवहार थे, पत्र उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिए कि देखो भैया ये हो रहा है।
और इसके अलावा देशी रियासतें थी, पूरा जो राजस्थान है अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। क्रांतिकारियों में किसी प्रकार का संपर्क नहीं था, ना तो अंग्रेज जैसी किसी प्रकार का रण कौशल था, ना वो अंग्रेजों के समान सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। धन, रसद, हथियार सब चीज़ की कमी थी। और दूसरी बात, जून 1858 में उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये क्रांति जो है इतनी सफल नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला, आप देखेंगे कि असफल तो हो गई, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, राजस्थान की रियासतें हैं वो ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ठीक है, कंपनी के द्वारा संधियां जारी रखी गई और जनता के ऊपर अब गुलामी और ज़्यादा बढ़ गई। रियासती राजा तो मतलब उनके अधीन थे ही, एक तो वो मतलब रियासती राजाओं के अधीन थे, अंग्रेजों के भी अधीन हो गए, है ना। तो यहाँ की जनता जो है ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना कि परेशान हो गई थी। तो लगभग आप देखेंगे कि कुछ अंग्रेजों ने अच्छा भी काम किया था, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया उन्होंने। लेकिन कुछ मतलब देख सकते हैं कि स्वदेशी जो स्वराज स्वभाषा मानने वाले जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके मन में ये था कि भैया यहाँ पर हम वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसी के ऊपर बल देते हुए अर्जुनलाल सेठी है, केसी सिंह बारड है, गोपाल सिंह हरवा है ना, इन्होंने आगे जाके नई जो क्रांति है, नया आंदोलन है, वो शुरू कर दिया। तो अपना ये जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। कल हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर है क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़, नया चैनल है, प्लीज़ कर देना। ठीक है, थैंक यू।